नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो गुजरात में पंचायती राज के इलेक्शन खत्म हुए हैं। परसों उसके परिणाम भी आ गए। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी ने काम नहीं किया और मेजोरिटी में रूलिंग पार्टी फिर से वापस आई। बहुत सारे सवाल स्टेट इलेक्शन कमीशन के काम को लेके उठे भी। अभी लगता है चुनाव एक कैजुअल प्रोसेस हो गया है, लोगों भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे और स्टेट इलेक्शन कमीशन का मशीनरी भी जैसे काम करना चाहिए ऐसे काम करती हुई नहीं दिखी। काफी लोगों ने उसके बारे में अपना क्रिटिसिज्म रखा है। आज जो सब्जेक्ट पे हम बात करना चाह रहे हैं वो भी चुनाव से रिलेटेड है। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था विमेन आरक्षण को लेके, महिलाओं के आरक्षण को लेके, जो नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया उसके साथ जुड़ा हुआ ये बात है। वो टाइम काफी हंगामा हुआ, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हुआ और ये वीमेन रिजर्वेशन को पहले सेंसस के साथ जोड़ दिया। अभी सेंसस पे हमारा डिस्कशन बाकी है, शायद नेक्स्ट वीक में हम कर पाएंगे शायद। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो डिलिमिटेशन को लेके है। जो वीमेन रिजर्वेशन बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था, ये डिलिमिटेशन करने की बात। ये डिलिमिटेशन शब्द बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या मीनिंग निकाले। गुजराती तो हमने सीमांकन किया है पर उससे काफी लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना, रीऑर्गेनाइज करना, पॉपुलेशन मतलब ये सेंसस के आधार पे होता है और सेंसस हम जानते हैं लंबा खींचा जा रहा है। कोरोना में पहले अवरोध आया, 2011 में हमने सेंसस किया, फिर से वो सेंसस की बात आई कोरोना में, वहां पे नहीं कर पाए। अभी फिर से सेंसस की बात शुरू हुई है। आशा करते हैं कि 2026 में सेंसस कंप्लीट होगा और ये सेंसस कंप्लीट होगा उसके आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन की रचना होगी और पूरे देश में पार्लियामेंट सीट को रीड्रॉ या रीऑर्गेनाइज करने की बात होगी। और ये बहुत ही पेचीदा है मामला, बहुत टेक्निकल है और जितनी बार स्टेट में भी डिलिमिटेशन हुआ है उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव रहा है। खास करके रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से डिलिमिटेशन को प्रभावित करती है, ऐसा देखा गया है। ये यहाँ पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी ये बात आई थी और 2021 में यहाँ जो चुनाव हुए थे उसमें डिलिमिटेशन का प्रभाव देखा भी गया था। बात तो होती है सेंसस की, डेमोग्राफी की, पर वो पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाता है और कैसे सीट में वो बदलाव आता है। और बात इतना नहीं है सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी का रीड्रॉ नहीं है, SC ST का रिजर्वेशन है, उसमें भी उसका प्रभाव होगा। मतलब अभी हम सोचते हैं कि अहमदाबाद वेस्ट का सीट है वो रिजर्व सीट है, पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, हो सकता है वो बदल भी जाए, हमें नहीं पता है डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा। तो ये डिलिमिटेशन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। सेंसस के आधार पे पार्लियामेंट की सीट बढ़ेगी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की सीट 51 में, 61 में शायद और 71 में 3 बार ही हमारी सीट में बढ़ोतरी की गई है। बाद से फ्रीज है हमारी सीट्स। तो बात सही है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बात एकदम सही है। पर ये बात जो है उसको कैसे ठीक करना, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है। ये डिलिमिटेशन एक सॉल्यूशन है पर वो कितना इन जनरल इंटरेस्ट में काम करता है वो देखने की बात है। तो आज डिलिमिटेशन पे बात करेंगे। हमारे जो वक्ता है चिरंतन भाई शाह, ऐसे तो वो बेसिकली सिविल इंजीनियर है पर वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और खास करके एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं और एक कंसर्न सिटीजन होने के नाते उन्होंने सब्जेक्ट को चुना है। वो कोई सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के रूप में हम आज उनको नहीं इनवाइट किया है, ही इज कंसर्न अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन। इसलिए और बात है कि वो साउथ के स्टेट में काफी रह चुके हैं। बेसिकली वो गुजरात से है पर काफी स्टेट घूमे हैं और साउथ के स्टेट में उन्होंने काफी टाइम बिताया है। तो उनका एक कंसर्न है कि डिलिमिटेशन में साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। जो पार्लियामेंट में भी बहस में बात उठी थी और साउथ के स्टेट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि डिलिमिटेशन में उनको इंजस्टिस ना हो जाए, रिप्रेजेंटेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए, वो कंसर्न उन्होंने जताया था। और एक कंसर्न सबका हो सकता है क्योंकि हम
डेमोक्रेसी में सबका ठीक रिप्रेजेंटेशन हो, ये चाहते हैं। तो ये विषय बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसानी से बात करना संभव भी नहीं है। चिरंतन भाई कोशिश करेंगे, हो सकता है फिर हम सवाल भी रखेंगे उनके आगे। और उन्होंने आज अपना इनिशिएटिव लेने का जो बताया है, उनकी इच्छा मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि खुद वो तैयार हुए। तो चिरंतन भाई शाह को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डिलिमिटेशन के बारे में बात करने के लिए। चिरंतन भाई शाह। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी को थैंक यू कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। डिलिमिटेशन या परिसीमन जो बुलाते हैं हिंदी में, उस पे जब मैं बात करूँगा तो मैं 4 पार्ट्स में बात करूँगा। सबसे पहले मैं भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन क्यों बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए, उस पर बात करूँगा। उसके बाद जैसे मैम ने बताया कि 1951, 61, 71 और तब से लेके अब तक डिलिमिटेशन को लेकर हमारे देश में क्या हुआ है, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। फिर मैं 17 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ने जो 131st अमेंडमेंट लाया और उसके उसके हिस्से में डिलिमिटेशन का जो बिल लाया, उसको लेकर थोड़ी सी बात करूँगा। थोड़ा कयास भी लगाऊंगा कि शायद गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, और ये भी कयास लगाऊंगा कि ऑपोजिशन ने उसे क्यों अपोज किया। और अंत में चाहे ये बिल फेल हुआ हो, पर डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो तो 2026 के बाद जैसे ही सेंसस टेबल होगा उसके बाद शुरू हो ही जाएगी। तो उसे लेकर किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और क्या सोल्यूशन हो सकता है हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस पर थोड़े सजेशंस दूंगा। तो शुरुआत तो डेमोक्रेसी से ही करते हैं कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है, जो परिभाषा है, उस पर अ, हर राज्य और हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उसको अब्यूज किया जाता है कई बार। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले तो चाइना और नॉर्थ कोरिया में पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, राइट? तो वो लोग भी डेमोक्रेसी शब्द को छोड़ते नहीं है। और इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो शब्द है उसके साथ कुछ वैल्यूज और कुछ प्रिंसिपल्स उसमें निहित है, और हर सरकार ये कहना चाहती है कि, या हर देश का जो ढांचा है वो कहना चाहता है कि हम उन वैल्यूज को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे कि एक वैल्यू है इक्विटी, समता, और दूसरा फेयरनेस और जस्टिस। तो ये जो वैल्यूज है, ये हर राज्य जो चलाता है वो ये मानता है कि हम इक्विटी और जस्टिस के साथ काम करते हैं। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने आर्टिकल 326 से जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए, उन्होंने 1947 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज के लिए हमने ऑप्ट किया था। ये अभी आज की तारीख में अगर सोचेंगे तो ये बहुत इंट्यूटिव है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो हर एडल्ट को तो वोटिंग राइट होना ही चाहिए। पर यदि हम 1948 के बारे में सोचेंगे तो तब ये ध्यान में रखना है कि तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। 1965 तक अमेरिका में जिम क्रोज एक्ट लागू था, जिसके तहत ब्लैक्स, मेन और वेमेन दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, जो जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने काफ़ी फॉलो किया, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग अधिकार 1928 में ही दिया था, सिर्फ 19 साल पहले। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कई सारे ऐसे सजेशंस आए थे कि शायद हमें 10 साल तक जो लोग लिटरेट नहीं है उनको वोटिंग राइट्स नहीं देने चाहिए, और ऐसे कई सारे सजेशंस आए थे। पर उन सबको दरकिनार करते हुए हमने आर्टिकल
326 के तहत यूनिवर्सल सफरेज के लिए ऑप्ट किया था पहले दिन से 1950 से, जब से हमारा पहला इलेक्शन हुआ। अब ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो और आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आर्टिकल नंबर 81 और आर्टिकल नंबर 82। तो आर्टिकल नंबर 81 में एक बात ऐसी आती है कि एक तो कितनी सीट्स होगी लोकसभा में, उस पर चर्चा है। उस समय 530 और 20 स्टेट्स की 530 और यूनियन टेरिटरीज की 20 ऐसे बात हुई थी। और दूसरी बात ये है कि स्टेट्स के बीच सीट्स हमेशा पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से होगी, ये बात आर्टिकल 81 में है। अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बनाए रखने के लिए आर्टिकल 82 आता है, और आर्टिकल 82 में मुख्य बात ये है कि हर सेंसस के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स विल टेक प्लेस। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो लाइन है, वो लाइन ही अगर हो सके तो पढ़ूंगा कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस the allocation of seats in the house of the people will be done to the states, and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by the authority in such manner as the parliament may by law determine। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की यह है कि एक तो पहले स्टेट्स के पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन डिटरमाइन होगा, और फिर उसके बाद हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो रेखाएं हैं उसको निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1948-49 में जब इसे लेकर डिबेट हो रहा था, तो एक मेंबर थे स्वर्ण कांता मोइत्रा जी। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि ये जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स है, इसमें हम एक और क्लॉज ऐड करें कि दिस शुड बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। 1982 एक्ट नंबर 82 जो है, आर्टिकल 82, उसमें रीएडजस्टमेंट हमेशा सेंसस के बाद पॉपुलेशन के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा क्लॉज स्वर्णकांता मोइत्रा जी रखना चाहते थे, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे खारिज कर दिया। और रीएडजस्टमेंट पार्लियामेंट अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगा कि रीएडजस्टमेंट कैसा हो, और पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ऐसा डिटरमाइन हुआ। पॉपुलेशन का क्लॉज नहीं रखा गया। क्यों? इसके पीछे बात यह है कि हम जो ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो जितने मतदाताओं को वो या जितने लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है, वो डिटरमाइन करता है कि मेरे वोट की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग एक लोकसभा का ये रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख लोग भेजते हैं। तो फिर वो फर्क है। जैसे आज की तारीख में अगर देखें तो लक्षद्वीप में से एक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो केवल 50,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आंध्र प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मलाकजेरी, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव 31 लाख लोग को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताइए, एक लोकसभा का दोनों की लोकसभा में उनके वोट की वैल्यू सेम है, पर जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस ना हो, इसलिए जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। पर साथ ही में पॉपुलेशन के बेसिस पर ही हमेशा सीट्स तय नहीं होगी, ऐसा जो पार्लियामेंट तब के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्लॉज रखा, उसके पीछे विचार ये हो सकता है कि भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का अर्थ ये होता है कि हमारे जो राज्य है, वो हर राज्य की एक अपनी आइडेंटिटी है, हर राज्य का एक अपना कल्चर है, और जब सारे राज्य मिलकर जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया बना, तो वो हर राज्य को पार्लियामेंट में जितनी सीट्स मिली, वो सीट्स उस राज्य की आवाज है।
और जब किसी राज्य की सीट बहुत कम या बहुत बढ़ जाती है तो वो राज्य की जो आवाज है पार्लियामेंट में वो या तो ज्यादा ताकतवर हो जाती है या ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो अभी हमें दो चीजों को बैलेंस करना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हमें दो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दो चीजों को बैलेंस करना है। एक तो हमें हर वोटर के जो वोट की वैल्यू है वो सारे देश में हर वोटर की वैल्यू लगभग समान हो, वो भी ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ किसी स्टेट का जो वॉइस है वो वॉइस दबे ना, और सब स्टेट्स के वॉइस में जो प्रपोर्शन है वो बैलेंस बना रहे, वो भी इंश्योर करना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें हर राज्य अपने निजी अ, हक को बचाए रखना चाहेगा, और हर राज्य ये भी चाहेगा कि हमारी आवाज अगर ज्यादा ताकतवर हो सके तो हम वो भी करें। तो अब 1951 से हमारा पहला पिछले 140 साल से, ये 2021 अगर हम छोड़ दें तो पिछले 140 साल से हर 10 साल में इंडिया में सेंसस हुआ है। और 1951 के सेंसस के बाद हमारा पहला डिलिमिटेशन 1952 में हुआ, और जो लोकसभा की सीट शुरुआत में जो 489 थी वो बढ़ के 494 हो गई। फिर 61 में सेंसस हुआ तो 63 में फिर डिलिमिटेशन हुआ और वो 495 से बढ़कर 522 हो गई। फिर 1971 में सेंसस हुआ और उससे फिर वापस डिलिमिटेशन हुआ 1973 में, और सीट्स बढ़कर 543 हो गई। अब जो ये सीट्स बदलती है तो बदलाव में कुछ राज्यों की सीट्स कम भी हुई थी। जैसे 1963 का जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ उसमें तमिलनाडु की 2 सीट कम हो गई और आंध्र प्रदेश की 2 सीट कम हो गई। 1973 का जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें किसी राज्य की सीट कम तो नहीं हुई, पर यूपी की सीट 82 से बढ़कर 85 हो गई। अभी आज की तारीख में 80 इसलिए है क्योंकि फिर बाद में यूपी का उत्तराखंड हुआ तो उत्तराखंड को 5 सीट मिल गई। पर 1973 में यूपी की सीट 82 से बढ़कर 85 हो गई, बिहार की सीट 34 से बढ़कर 35 हो गई। तो इस प्रकार राज्यों की सीट उस जमाने में भी 1961 1971 में भी जो हमारे हिंदी भाषी राज्य है उनकी सीट्स थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी, और साउथ की सीट्स या तो स्टेबल रह रही थी या कम हो रही थी। अब इसमें हमें एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक और चीज हुई थी भारत में कि 1952 में भारत ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू किया था। अब इस प्रोग्राम के पीछे का लॉजिक ये था कि उस समय मान्यता ये थी सरकार की, और आम मान्यता ये थी, सारे देशों में भी ये मान्यता थी कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो किसी देश का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो उस रेट से और उस क्वालिटी से बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी है उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस उस उद्देश्य से नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ। फिर 1965 में तो सरकार ने स्मॉल फैमिली को एक नॉर्म ही बना दिया कि 2 बच्चे होने चाहिए। और फिर इमरजेंसी के टाइम पे तो सरकार, ऑपोजिशन लीडर्स तो सारे जेल में थे, इसलिए सरकार को कोई अपोज करने वाला था नहीं। जो उनकी मनमानी मन करता था वो लाते थे, वो लॉ लाते थे। तो 1976 में उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई, और उसके तहत 3 बच्चों के बाद कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन का उन्होंने नॉर्म लाया। तो ये सब ये इस पर बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में इस पर ज्यादा बात या चर्चा नहीं होती, पर उस जमाने में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, और इसमें कुछ राज्य बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। जैसे आपको ताज्जुब होगा कि तमिलनाडु में पॉलिसी ऐसी थी कि अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन करता है तो सरकार उसको फ्री ट्रांजिस्टर देती थी। उस जमाने में ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। उसी तरह केरला पहला राज्य था जिसने 1970 में मास स्टेरिलाइजेशन कैंप्स सेट किया, और उसी से फिर शायद हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको आइडिया आया और उन्होंने वो दूसरे राज्यों में भी लागू करने की कोशिश की।
शायद बलजबरी पूर्वक, जो बहुत ही गलत था। पर आ, इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये उस समय का वो नजरिया था, और उस समय इस हालात में सरकार ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो ये नहीं चाहती थी कि यदि हर बार, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसकी सीट बढ़ाई जाएगी, तो फिर किसी राज्य को पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। तो वो उसे डिस्करेज करने के लिए और सारे राज्य फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल पर थोड़ा काम करें, इस दृष्टिकोण से सरकार ने बहुत ही हैम हैंडेड तरीके से, मतलब उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की थी, तब तो इमरजेंसी थी, तो कुछ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर्स थे ही नहीं, तो उन्होंने फोर्सफुली डिलिमिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीज कर दिया 42nd अमेंडमेंट लाकर आर्टिकल 82 में, और उन्होंने 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज किया। तब मानना ये था कि 25 साल में तो जो हमारे बाकी स्टेट्स है वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम करना शुरू कर देंगे और पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा। अब हुआ उल्टा। हुआ ये कि 1988 में केरला पहला राज्य बना जिसका टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, TFR एक मैट्रिक्स होता है जिससे किसी राज्य का पॉपुलेशन किस दिशा में जा रहा है वो पता चलता है, कि राज्य की हर महिला जो 18 साल के ऊपर है वो एवरेज कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो उससे टोटल फर्टिलिटी रेट निकलता है। और पहली बार केरला का फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे गिर गया, 1.9 हो गया 1988 में। तो इससे क्या होता है कि अब तो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, मतलब 2 पेरेंट है पर बच्चे 2 से कम है, तो मतलब ये जो राज्य है इसका पॉपुलेशन बढ़ने की जगह भविष्य में शायद कम भी होने लगे। उसी तरह 1996 में तमिलनाडु का फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे गिर गया, और आई थिंक 2003 में आंध्र प्रदेश का 2 से नीचे गिर गया। तो आप देखेंगे कि जो साउथ के राज्य है उनका फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे गिर गया। अब क्या ये नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी की वजह से हुआ? तो जो मैंने कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, एक काफी इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस पे स्टडी करती है, तो ये एक्चुअली फैमिली प्लानिंग के जो सरकार ने जो मैंडेटरी ये पॉलिसीज लाई थी उसकी वजह से कम, और लड़कियों की साक्षरता की वजह से ज्यादा हुआ। और दूसरा एक इंडिकेटर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि किसी राज्य में अगर बच्चे 1 साल की उम्र से पहले कितने हजार में से कितने बच्चे मर जाते हैं, तो जब बच्चे ज्यादा मरते हैं तो परिवार स्वाभाविक तौर पर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो आज की तारीख में केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5 से कम है, और यूपी का शायद 27 से ज्यादा है, और बिहार का 30 से ज्यादा है। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपको एक आइडिया देता है कि हेल्थ केयर सिस्टम किसी राज्य का कैसा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये हेल्थ केयर सिस्टम और साक्षरता और 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करना और फिर एम्प्लॉयमेंट लेना, इससे फर्टिलिटी रेट ज्यादा कम होती है, ना कि सरकार की दूसरी पॉलिसीज के कारण। पर खैर 1976 से 25 साल खत्म हो गए, हम 2001 में आए। अब 2001 में थी एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अब वो सरकार ने भी ये डिलिमिटेशन 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड किया, इसके पीछे मेरा एक हाइपोथेसिस है, हो सकता है कि ये वो गलत हो, पर उस समय गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार में साउथ 300 सीट्स थी एनडीए के पास, और वो 300 सीट में से 80 सीट साउथ की थी। सरकार डीएमके के साथ तब गठजोड़ में थी, और डीएमके की लगभग 24-25 सीट थी। बीजेपी ने तब तमिलनाडु में से 5 सीट जीती थी, और तेलुगु देशम पार्टी जो बहुत बड़ी साउथ की पार्टी है उसकी और 25-30 सीट थी। तो कुल
75 साउथ की जो सीट्स थी वो सरकार के शायद निर्णय पे हावी हुई होगी, और ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, जिसमें अभी आप समझ गए होंगे कि जैसे ही डिलिमिटेशन होगा साउथ की जो सीट्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कम ना हो, और शायद हम देश के जो राज्य जो पॉपुलेशन बैलेंस नहीं कर पाए उनको और 25 साल दिए गए और हम 2026 पे आ गए। अभी ये जो है, इसमें क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया पिछले 50 साल से हमारे राज्यों के बीच पार्लियामेंट की जो सीट्स है वो एक स्टेबल नंबर पे रुकी हुई है। 2001 के डिलिमिटेशन में राज्य के भीतर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रियलाइन किया गया था सेंसस के आधार पे। तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बना था 2002 और 8 के बीच में, पर वो केवल राज्य के भीतर पॉपुलेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिटरमाइन करने के लिए। पर राज्यों के बीच पार्लियामेंट की जो सीट्स का प्रपोर्शन है वो अभी भी 1971 के सेंसस के हिसाब से हो रहा है। अब इसके आधार पे क्या हुआ है कि अगर हम 2031 का सेंसस लेंगे और उसको लेकर जो एस्टिमेट आए, 31 नहीं अब तो 26 में हो रहा है, पर उसको लेकर जो एस्टिमेट्स है वो एस्टिमेट्स ऐसा बोल रहे हैं कि केरला में एक पार्लियामेंट्री सीट जो है वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और राजस्थान और बिहार में एक पार्लियामेंट्री सीट 35 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो डबल। तो जो बिहार और राजस्थान के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू आधी है केरला के वोट की। अब इसको आप ऐसे सोचिए कि 1973 में जब डिलिमिटेशन हुआ था तब एक्चुअली सरकार ने जो एडजस्टमेंट किया था वो एडजस्टमेंट तो एक्चुअली बिहार और यूपी के फेवर में किया था कि 1973 डिलिमिटेशन में एक्चुअली बिहार में केवल 10.2 लाख वोटर्स को एक सीट पे जाते थे, जबकि केरला 10.7 लाख वोटर्स था और तमिलनाडु 10.7 लाख वोटर्स थे। तो तभी भी सरकार ने यूपी बिहार को फेवर किया था। उसके बावजूद आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ऑलमोस्ट नॉर्थ के जो कुछ स्टेट्स है उनकी वोट की वैल्यू आधी हो गई है, राइट। पर फेडरल स्ट्रक्चर जो मैं हम होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी में हर एक राज्य की जो आवाज को बरकरार रखना है वो आवाज को हम बरकरार रख पाए हैं, और जो 1971 से 2024 के इलेक्शन तक हर राज्य को लगभग सेम वॉइस मिली है लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं हमारे 17 अप्रैल 2026 को सरकार ने 131st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाया। अब बिल पर आने से पहले मैं प्रक्रिया पर बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो जिनकी पार्लियामेंट में लोकसभा में जिस सरकार की मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है या जिन ग्रुप ऑफ पार्टीज की मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाते हैं और वो सरकार चलाते हैं। पर लोकसभा केवल सरकार कौन चलाएगा उसके लिए नहीं है। लोकसभा एक हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे 3-4 पिलर्स है। एक तो कोर्ट्स है, पर साथ में जो हमारे इलेक्टोरल पिलर्स है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों है। और हिस्टोरिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बहुत बड़े बिल आते हैं जिससे सारे राज्यों पर असर होगा, देश की राजनीति पर असर होगा, देश के लोगों पर असर होगा, तो सरकार वो बिल बहुत पहले लाती है, सबके साथ बहुत पहले शेयर करती है, पब्लिक ओपिनियन इनवाइट करती है, जरूरत पड़ी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है ताकि उस बिल पर सारी पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो लीडर्स हैं वो अध्ययन कर सके, चर्चा कर सके और फिर बिल लाती है। तो ये एटलीस्ट 2019 तक तो हमारे देश में ये प्रक्रिया थी। ये जो करंट गवर्नमेंट है उसके भी पहले कार्यकाल में तो ये प्रक्रिया थी कि पार्लियामेंट में जब कोई बड़ा बिल लाया जाता है तो इस पर बहुत गहन चर्चा होती है, गहन विचार होता है, उसके बाद उस बिल पर वोट होता है। अब इस बिल में क्या हुआ, बिल लाने के 2 दिन पहले तो पार्लियामेंटेरियंस को ये बिल मिला। अभी कुछ टाइम पहले
मासूम ने यूसीसी पे बात की थी, गुजरात के यूसीसी में, जिसमें उसने बताया था कि लोगों से तो यूसीसी का बिल शेयर ही नहीं किया गया पास होने के बाद भी। ठीक है, पर यहाँ पर उतनी बुरी हालत नहीं थी। पर ये जो बिल था केवल 2 दिन पहले दूसरे पार्लियामेंटेरियंस को दिया गया। शायद 16 अप्रैल को 11 बजे टेबल हुआ और 17 अप्रैल को दोपहर में उन्होंने उस पर वोट कर दिया। तो इतने बड़े बिल, जो जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जिससे पूरे देश का लोकतांत्रिक ढांचा पे असर होगा और जिस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, बहुत विचार होना चाहिए, वो बिल बहुत ही शॉर्ट उसमें सरकार ने उसे लाया। क्यों लाया उस पर थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। पर ये जो 131st अमेंडमेंट था, उसके 3 हिस्से थे। वो उसमें से एक हिस्सा डिलिमिटेशन का था। पर ये 3 बिल्स के तहत ये जो करंट गवर्नमेंट है वो 4 चीजें करना चाहती थी। पहला, जो 131st अमेंडमेंट है वो 81st आर्टिकल को वो चेंज करना चाहते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन और अभी हमारे पार्लियामेंट में जो 543 सीट्स है उसको बढ़ाकर वो 850 सीट का प्रस्ताव था। 850 सीट करना एक तौर पर व्याजबी इसलिए है क्योंकि जब 1947 में पहली बार सीटें तय हुई थी, तो ये तय हुआ था कि एक कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 5 से 7.5 लाख के बीच पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आज हमारा एक कैंडिडेट 27-28 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ सीट बढ़ाना तो व्याजबी है। अब ये फिगर 815 और 850 क्यों आया, उसके पीछे कुछ दूसरा लॉजिक है, बट वो उस पर बाद में बात करेंगे। तो पहला, वो सीट्स बढ़ाना चाहते थे। दूसरा, 2001 में जो एनडीए सरकार ने डिलिमिटेशन का बिल लाया, फ्रीज किया था, तो उन्होंने कहा था 2026 के बाद जो सेंसस आएगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। पर ये सरकार इस बिल के द्वारा ये कह रही थी कि वो तो उससे तो बहुत डिले हो जाएगा, तो अब हम 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी करते हैं। तो दूसरी बात उनकी वो थी। तीसरी बात, एक बार हर एक राज्य की सीट निर्धारित हो जाए उसके बाद राज्यों में, राज्य के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लाइन ड्रॉ, इलेक्टोरल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, उस पर चर्चा की बात थी। और चौथी और मेन बात, जिसके आधार पर, जिसके अंडर सरकार ने सारे बिल्स को लाया था, वो हमारा 2023 में आर्टिकल 34A, जिसके तहत विमेन को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में मिला है, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें बाकी सारी प्रक्रिया करनी पड़ रही है जल्दी में। सरकार ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2029 के इलेक्शन में विमेन्स रिजर्वेशन ऑपरेशनलाइज हो। और उन्होंने 2023 में जब विमेन्स रिजर्वेशन का एक्ट लाया था, तो उसमें 2 कंडीशनैलिटी रखी थी। एक कंडीशनैलिटी कि नेक्स्ट सेंसस के बाद टेबल हो जाए उसके बाद, और दूसरी कंडीशनैलिटी कि हमारा डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया हो जाए 2026 की, उसके बाद। तो ये 2 उन्होंने कंडीशंस वहां पे रख दी। और अब कह रहे हैं कि अब क्योंकि वो 2 कंडीशंस भी हमें पूरी करनी है और हम चाहते हैं कि 2029 के इलेक्शन में विमेन्स रिजर्वेशन हम ये ऑपरेशनलाइज कर सके, इसलिए हमें ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अभी करनी पड़ रही है। अब इसके विरोध में जो अपोजिशन पार्टीज है, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो 2023 वाला जो एक्ट है 34A, उसमें से आप ये 2 क्लॉज हटा दीजिए कि ये सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद होगा। आप करंट स्ट्रेंथ पे, 543 की स्ट्रेंथ पे ही विमेन को 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, और उस पर हम सारी पार्टीज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। राइट। तो इसके जवाब में सरकार ने कुछ कहा नहीं। एक ऐसा कयास हम लगा सकते हैं कि जब 543 में से 1/3 सीट्स अगर रिजर्व हो जाएगी विमेन के लिए, तो काफी सारे मेल पार्लियामेंटेरियंस की सीट्स कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो अपनी सीट्स बचाने के चक्कर में, ये एक लॉजिक है। दूसरा, सरकार जो 2029 के इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन करना चाहती है, उसके पीछे का शायद पॉलिटिकल लॉजिक ये है कि ये बहुत ही इंसिडेंटली हो गया है
कि जिन राज्यों की सीट कम होने वाली है उसमें अभी जो सरकार है, सरकार की जो मेन पार्टी है, उसमें उसकी सीट आने की शक्यताएं थोड़ी कम है। और जिन राज्यों की सीट्स बढ़ने वाली है उसमें उसकी सीट ज्यादा आने की शक्यता ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। तो शायद वो पॉलिटिकल लॉजिक हो और उसके कारण वो 2029 से पहले डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब पर दूसरी बात यह है कि सरकार को तो पता था कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो फिर वो ये डिलिमिटेशन का बिल लाकर, वो बिल उनको पता था कि ये बिल हारेगा, तो फिर वो बिल ये क्यों ले आए? तो इसमें भी मैं तो सिर्फ अभी हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ, बट इससे एक तो उन्होंने करंट जो अभी हमारे असेंबली इलेक्शंस हुए, वो असेंबली इलेक्शंस में ही आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी कि ये जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को हराया है और विमेन्स रिजर्वेशन बिल के विरोध में वोटिंग की है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है कितना कितना कितनी संभावना है उसकी, पर मान लीजिए कि आप जो हमारे नॉर्थ के राज्य है उसमें आप ऐसी मुहिम शुरू करें कि आपसे आपका हक छीना जा रहा है और ये जो अपोजिशन पार्टीज है ये आपसे आपका हक छीन रही है, और इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाए। अगर इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाए कि आपकी जो हमारी जो अपोजिशन पार्टीज है वो बिहार और यूपी के जो वोटर्स है उनके वोट की वैल्यू बढ़ने देना नहीं चाहती, और आपसे आपके मत को डाइल्यूट, आपका मत डाइल्यूट हो रहा है और वो उसके सपोर्ट में वोट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यदि बन गया तो इससे तो फिर काफी सारी हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज भी फिर सरकार के फेवर में वोट करने लगेगी, खासकर जो रीजनल पार्टीज है जैसे समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। तो ये सब तो यूपी और बिहार की पार्टी है, अगर यूपी और बिहार की सीट्स बढ़ेगी तो उनको तो फायदा ही होगा। तो जिस तरीके से साउथ की पार्टी साउथ के फेवर में वोट कर रही है, हो सकता है कि नॉर्थ की पार्टीज नॉर्थ के फेवर में वोट करने लगे, और ये पूरा एक रैदर देन सरकार और ऑपोजिशन, ये एक नॉर्थ वर्सेस साउथ या जिन राज्यों की सीट बढ़ रही है वर्सेस जिन राज्यों की सीट कम हो रही है, वैसा एक मुद्दा बन जाए, ऐसी संभावना है, मुझे पता नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये जो जब डिलिमिटेशन बिल लाया गया तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वर्बली एक आश्वासन दिया साउथ की पार्टीज को कि हम शुरुआत में जो सीट्स बढ़ाएंगे 543 से 850, उसमें हर एक राज्य की प्रोपोर्शनल सीट बढ़ेगी, 50-50% बढ़ेगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उन्होंने बोला ऐसे, पर देखिए लोकसभा में वोटिंग कोई क्या बोलता है उस पे नहीं होता, वोटिंग बिल पर होता है। और बिल में क्लॉज 4 में बड़े क्लियरली लिखा गया है कि डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन का बिल है उसके क्लॉज 4 में बड़े क्लियरली लिखा गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और ये कमीशन पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स का रीएलोकेशन स्टेट्स में करेगा। तो अब आते हैं साउथ के स्टेट्स पे कि साउथ के जो स्टेट्स ने यूनानिमसली बारिंग एक तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बात मान ली, तो साउथ के स्टेट्स ये बिल को अपोज करके भी उनको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 2026 का सेंसस जैसे ही आएगा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। तो अब इसके पीछे का शायद मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि हम वापस 2001 में जाते हैं। 2001 में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, तो गठबंधन की सरकार में साउथ के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी भूमिका बहुत अहम थी, और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो सरकार गिर जाती। तो शायद साउथ के जो स्टेट्स हैं और साउथ के जो पार्टीज है वो ऐसा होप कर रहा है कि 2029 में भले ही एनडीए की सरकार बने, पर वो एनडीए की सरकार में अगर साउथ के स्टेट्स का से ज्यादा होगा तो फिर हम डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उस पर नेगोशिएट ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो शायद मेरे हिसाब से अभी पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री में ये है। अब आते हैं इन जनरल, जब डिलिमिटेशन तो होने ही वाला है, तो डिलिमिटेशन होगा तो क्या होगा और क्या नुकसान हो सकता है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हम
कर सकते हैं। तो इसमें एक तो जैसे देखिए सरकार ने अभी क्या किया, लोकसभा की सीट्स बढ़ा ली 850, अभी नहीं बढ़ी है, पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद भी लोकसभा की सीट्स तो बढ़ ही जाएगी। तो फिर राज्यसभा का क्या होगा? प्रश्न ये आता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दो हाउसेज है, और जो लोकसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व, हाउस ऑफ पीपल बुलाया जाता है, और राज्यसभा है वो हाउस ऑफ स्टेट्स है, और उसमें स्टेट्स की आवाज है। और जब भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर यदि मतभेद होता है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सीटिंग होती है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री सीटिंग में हर पार्लियामेंटेरियन को बराबर वोट मिलता है। तो यदि लोकसभा के 850 हो और राज्यसभा के 250 हो, तो क्या राज्यसभा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके वोट की उतनी वैल्यू रहती है? नहीं रहती। तो ये जो बैलेंस है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ये ऑलरेडी अच्छा नहीं है। बैलेंस ऑलरेडी में राज्यसभा हमारे देश में ऑलरेडी बहुत कमजोर है, और कई सारे तो बिल्स ऐसे होते हैं जो खास करके जो मनी बिल्स होते हैं उसमें तो राज्यसभा कुछ कर भी नहीं सकती है। पर खैर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले जो बिल्स होते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स दूसरे होते हैं या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इन सब में वो लोकसभा और राज्यसभा जॉइंट पार्लियामेंट्री सीटिंग में वोट करते हैं। तो इसमें इन दोनों का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक हो गया हर मतदाता के वोट को समान वैल्यू देना, और दूसरा हो गया हर राज्य के अपनी आइडेंटिटी को उतनी ही वॉइस देना। ये दोनों को बैलेंस करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आगे की जो चर्चा है पार्लियामेंट लेवल पे, उसे एक पॉलिटिकल मुद्दे की बजाय उसे एक हमें कि आगे हमारा देश कैसे बढ़ेगा और हम हमारे डेमोक्रेटिक और फेडरल दोनों स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाए रखेंगे, चर्चा उस पे होनी चाहिए। और अगर मैं ऐसा मानता हूं कि 1976 और 2001 में हम ये चर्चा करने से बचने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन फेस किया, राइट? क्योंकि ये मुद्दा तो वैसा का वैसा ही है। पॉपुलेशन एसिमेट्री तो बढ़ी रही है, और ये ऐसा हो गया कि जो प्रॉब्लम आज सॉल्व करना है उसको आज की जगह हम 25 साल बाद देखेंगे, ऐसी बात हो गई। और शायद अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब इसे और डिले नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर क्या कोई सोल्यूशन है? तो कुछ सोल्यूशंस है, जैसे कि अगर हम ग्लोबली देखें तो कई सारे यूरोपियन देशों में मैं उस टर्म का नाम भूल गया, पर उसको डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी बुलाते हैं। तो डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी में ऐसे होता है कि एक जो बड़े राज्य है उनको ज्यादा सीट तो मिलेगी, पर इतनी ज्यादा सीट नहीं, हमेशा उनकी सीट बढ़ती ही जाएगी वैसा नहीं होगा। और छोटे राज्यों की आवाज बनाए रखने के लिए उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स तो दी ही जाएगी। तो इस तरह से ये हमने यूनियन टेरिटरीज के लिए तो किया ही हुआ है इंडिया में, कि 60 लाख से कम जिन यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो शायद हमें उसी टाइप का प्रोविजन, अपर सीलिंग और लोअर फ्लोर हमें निर्धारित करना होगा कि किसी राज्य को ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट मिल सकती है और कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पे, तो अभी जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पे जो ये होता है, हर एक राज्य को आवाज उसकी बरकरार रखी जाती है। तो ये एक सोल्यूशन है। क्योंकि देखिए, अगर आज यूपी, उत्तर प्रदेश आज उत्तराखंड के साथ सेपरेट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज 17% है। और अगर हम टीएफआर देखें, जो फर्टिलिटी रेट्स है, तो पूरे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, सारे राज्यों की टीएफआर 2 से नीचे की तरफ बढ़ रही है, पर बिहार की टीएफआर आज भी 3.5 है और यूपी की टीएफआर आज भी 2.7 है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं होने वाला पॉपुलेशन एसिमेट्री का। तो हमें शायद एक अपर कैप निर्धारित करना पड़े। और दूसरा एक सोल्यूशन ये है, जो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है, कि हम पॉपुलेशन की जगह वोटर्स के आधार पे डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या होगा कि हम आज की तारीख की जगह
18 साल पहले के सिचुएशन में देखेंगे, जिसमें उस टाइम सब राज्यों, कई सारे राज्यों का टीएफआर बहुत नहीं गिरा था, तो हम वोटिंग पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन करें, ना कि पॉपुलेशन के आधार पर। और एक एक सोल्यूशन कई लोगों से ये आ रहा है कि आप राज्यसभा को ज्यादा ताकतवर बनाइए। तो आप ऐसे कीजिए कि आप जो लोकसभा में तो प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पे सबको सीट्स दे दीजिए, पर राज्यसभा में आप हर एक राज्य की जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको बरकरार भी रखिए, और साथ ही में आप राज्यसभा के पावर्स को बढ़ाइए। तो जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जो हाउस ऑफ हाउस ऑफ पीपल बुला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस कांग्रेस, तो उसमें तो उनके सीट्स हर सेंसस के बाद बदलते हैं, जो कि उन्होंने टोटल नंबर कैप कर दिया है पिछले लगभग 100 साल से। पर हर एक राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स बदलते रहते हैं उनके कांग्रेस में। पर उनके सेनेट में, एक्चुअली सेनेट जो हमारी राज्यसभा के बराबर है, जिसके पावर्स एक्चुअली कांग्रेस से ज्यादा है, उसकी सेनेट में हर एक राज्य को 2 सीट्स है। किसी राज्य की साइज पे निर्धारित नहीं है, हर राज्य की समान आवाज है और उसको 2 सीट्स है। तो शायद हम उसे देखकर हम कुछ सोल्यूशंस आ सकते हैं। जैसे कि 1948 में जब हमारे 82nd आर्टिकल पे चर्चा हो रही थी, तो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो सीट जीता उस, मतलब जो जीता वो उसी के सारे सीट्स, राइट। तो उसकी जगह शायद रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पे अगर सीट्स दे, तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है, जिससे आपको ज्यादा डाइवर्सिटी और सारी आवाजों को, हर वोट को इक्वल वैल्यू देने में थोड़ी मदद होगी। तो ये कुछ सोल्यूशन है। अब अगर 2 मिनट और हो तो मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, कि एक और चीज जिसे लेकर शायद हर किसी को सतर्क रहना पड़ेगा, कि ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, एक तो हो गया कि कौन से स्टेट को कितनी सीट मिलेगी, दूसरा हो गया कि एक बार किसी स्टेट की सीट तय हो गई, उसके बाद स्टेट के भीतर जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज ड्रॉ होती है, उसे लेकर भी बहुत चिंता का विषय है वो भी। तो जैसे कि अभी अगर आप ने देखा होगा, 2023 में आसाम और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्य में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई थी। और आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि कुछ कुछ ना, जैसे जो पार्टी पावर में है और जो ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कर रही है, वो कुछ हथकंडे अपनाती है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पावर ज्यादा ताकतवर बनाने को। तो उसको अंग्रेजी में क्रैकिंग, पैकिंग और स्टैकिंग बुलाते हैं। तो क्रैकिंग मतलब कि आप अगर आप जिन कम्युनिटी, जो आपको पता है कि जो कम्युनिटी आपके लिए वोट नहीं करने वाली, उसको आप बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिखेर दीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया हो गया। फिर दूसरी प्रक्रिया हो जाती है पैकिंग, कि मान लीजिए कि कोई, आपको पता है कि कुछ टाइप के वोटर्स आपके लिए वोट नहीं करते, तो आप ऐसा करेंगे कि अब उनकी जनसंख्या को भी कहीं पे तो सीट देनी होगी, तो आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके से बनाएंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% लोग उसी कम्युनिटी के। तो उससे क्या हो जाता है कि उनके सारे वोट एक ही उसमें आते हैं और एक सीट उनको मिलती है, पर बाकी किसी सीट्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। और तीसरा हो जाता है स्टैकिंग, जिसमें एक्चुअली डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में बड़े क्लियरली लिखा गया है कि जब आप बाउंड्री बनाओ तो वो कंटिग्यूअस और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप किसी ब्लॉक को या किसी डिस्ट्रिक्ट को या किसी तहसील को ब्रेक नहीं कर सकते। पर ये रिस्क है कि कई बार पॉलिटिकल रीजन से वो ब्लॉक को तोड़ा जाता है, और वो ऐसे इस टाइप का मैप बनाया जाता है कि यहाँ से कुछ लोग लिए, फिर इस तरीके से एक लाइन बना दी, फिर यहाँ से कुछ और लोग ले लिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। तो वो प्रक्रिया ना हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो है नहीं, ऑलरेडी ऐसा है अभी भी। हाँ, ऐसा हो रहा है। और 2023 में आसाम और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पे ऐसी आलोचना है कि ऐसा हुआ है। मैंने सिर्फ आलोचना पढ़ी है, मुझे उसको जाकर स्टडी करने का टाइम नहीं मिला है। पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और जब पूरे देश की डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी और हर राज्य में जब हर सीट पे ये होगा, तो फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है।
दूसरे जो देश है उसमें जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको बाई पार्टीसन प्रक्रिया बनाया जाता है, जिसमें रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है उसके दोनों के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि कोई इसका मिसयूज ना हो सके। अब इंडिया में हम एक न्यूट्रल बॉडी अपॉइंट करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होती है और जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट का एक जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्य का इलेक्शन सीईओ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व करें यदि हम हर स्टेट में, तो शायद हमें ज्यादा बैलेंस्ड प्रक्रिया देखने मिलेगी। ये जो ये कहा जा रहा है